हाय एवरीवन। मैं हूं साबिर खान। दोस्तों, आज हम लोग चार्टर एक्ट 1853 देखने वाले हैं। ये इस चार्टर एक्ट सीरीज़ का एक लास्ट एक्ट था। इससे पहले हमने 3 चार्टर एक्ट कवर कर चुके हैं। अगर आप किसी ने उसे देखा नहीं होगा तो आप प्लीज़ उसे जाकर देख लीजिएगा, ताकि आपको जो ये सीक्वेंस चल रही है कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की, वो आपको अच्छे से समझ में आएगी। अब जैसे कि मैंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का ये सीरीज़ का लास्ट एक्ट था, तो इसका इम्पोर्टेंट लेजिस्लेशन ऑर्गन डिफाइन में या फिर डेवलपमेंट में काफ़ी इम्पोर्टेंट रूल है। तो हम लोग इसके बेसिक्स फीचर्स देखते हैं। अब जो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल हुआ करती थी अभी तक, तो वो क्या किया करती थी अभी तक, एग्जीक्यूशन फंक्शन और लेजिस्लेटिव फंक्शन दोनों एक साथ ही देखा करती थी। लास्ट चार्टर एक्ट में हमने देखा था कि जो एग्जीक्यूटिव फंक्शन के लिए अलग मीटिंग ली जाएंगी और जो लेजिस्लेटिव फंक्शन है उसके लिए अलग मीटिंग ली जाएंगी, बट परफॉर्म तो वही मेंबर करेंगे। बट यहाँ पर क्लियरली एग्जीक्यूटिव फंक्शन को और लेजिस्लेटिव फंक्शन को अलग अलग किया गया है, यानी इनका डिवीजन किया गया है। अब लेजिस्लेटिव फंक्शन देखने के लिए यहाँ पर एडिशनल 6 मेंबर को अपॉइंट किया गया है, जो कि लेजिस्लेटिव काउंसिलर कह के जाने लगेंगे और बाद में यही जाकर इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के नाम से जानी जाएगी। तो अब ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिलर है, ये क्या करेंगे, ये सिर्फ लेजिस्लेशन का काम करेंगे, यानी कि रूल्स बनाएंगे या फिर लॉज फ्रेम करेंगे। इनका यही काम रहेगा और ये एक तरह का मिनी पार्लियामेंट की तरह काम करने लगे। और इनकी जो प्रोसीजर थी वो ब्रिटेन की उस वक्त की पार्लियामेंट की तरह ही थे, यानी कि इस लॉ से ये माना गया कि जो लॉ मेकिंग या रूल्स मेकिंग जो फंक्शन है, वो एक अलग प्रोसेस है, वो एक अलग फंक्शन है और उसके लिए एक अलग से मशीनरी की ज़रूरत है। हाँ, एक बात है यहाँ पर, ये लोग हैं जो तो एग्जीक्यूटिव जो फंक्शन है या फिर एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, तो इसके कामों में वो इंटरफेयर नहीं करेंगे, यानी उससे उसका कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। ना ही ये उनकी मीटिंग अटेंड करेंगे, ना ही वो उनको वहाँ पर वोट करने का राइट्स रहेगा। तो इन्हें सिर्फ क्या, लेजिस्लेटिव काउंसिलर को क्या काम रहेगा कि लॉज बनाने का। और यही कहीं ना कहीं हमारे जो आज की जो पार्लियामेंट सिस्टम है उसको डिफाइन तौर पर और उसकी डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं ये शुरुआत मानी जाती है। तो ये बहुत ज़रूरी था। बट एक बात आपको यहाँ पर ख्याल में रखनी है कि जो काउंसिलर जो लेजिस्लेटिव फॉर्म करेंगे या फिर लेजिस्लेशन बनाएंगे, तो उसका वीटो पावर रहेगा वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास रहेगा। यह बात आप ध्यान में रखिएगा। अब इसी के साथ साथ यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज ये किया गया कि लोकल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। अब यहाँ पर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल रहेंगी ना, इसमें लोकल गवर्नमेंट का भी रिप्रेजेंटेशन रहेगा। अब लोकल गवर्नमेंट यानी कि मैं पंचायत राज या फिर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। उस वक्त जो ब्रिटिश प्रोविंस हुआ करते थे उनको भी यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश की गई है। ये जो एडिशनल 6 मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिलर जो अपॉइंट किए गए थे, इसमें से 4 मेंबर जो ब्रिटिश प्रोविंस हुआ करते थे वो थे मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा। तो यहाँ से एक एक मेंबर उनकी गवर्नमेंट के ज़रिए अपॉइंट किया जाएगा, यानी कि ये इनकी गवर्नमेंट अपना एक एक काउंसिलर सेंट्रल गवर्नमेंट में अपना रिप्रेजेंटेशन के लिए भेजा जाएगा। यहाँ से इस तरह रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की भी शुरुआत हो रही थी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चेंज था। उसके साथ साथ इसी एक्ट में ना जो सिविल कंपनी के जो सिविल सर्वेंट सर्विसेज की जो पोस्ट हुआ करते थे, वो नीचे से लेकर ऊपर तक यानी हायर पोस्ट भी अब यहाँ से ओपन कंपटीशन के ज़रिए भरे जाएंगे। इनकी रिक्रूटमेंट अभी ओपन कंपटीशन, ओपन एग्जामिनेशन के ज़रिए ही की जाएंगी। अभी इससे पहले का जो चार्टर एक्ट था, हमने देखा था कि ओपन कंपटीशन वहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिया गया था, बट जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे उनका बहुत सीवियर अपोजिशन के बाद में वो जो प्रोविज़न था वो कभी इम्प्लीमेंट हुआ ही नहीं। बट अब ये यहाँ से इम्प्लीमेंट की शुरुआत होंगी इसकी, यानी कि इंडियंस के लिए भी अभी ओपन कंपटीशन कर दिया गया था ताकि वो भी हायर पोजीशन होल्ड कर सके। और इसका नेक्स्ट पॉइंट यह है कि जो कंपनी का जो रूल है वो फिर से एक्सटेंड कर दिया गया है। अभी तक हमने जो पिछले चार्टर एक्ट देखे उसमें हर बार 20 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया जा रहा था। वहाँ पर डिफाइन किया जा रहा था कि नहीं, 20 साल तक कंपनी अभी रूल करेगी, बट यहाँ पे कोई टाइम फ्रेम कोई स्पेसिफाई नहीं किया गया कि कंपनी कब तक रहेंगी। इसका मतलब ये होता है कि कंपनी को कभी भी ब्रिटेन गवर्नमेंट टर्मिनेट कर सकती है उसके ये पॉलिटिकल फंक्शन से। तो ये चार्टर एक्ट में सब इतना ही इंपॉर्टेंट चीज़ें थी।
अब आगे हम लोग आगे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर की तरफ बढ़ेंगे और कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की जो हिस्ट्री है उसको पूरी जारी रखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको कि ये सब समझ में आया होगा। आपके कोई डाउट्स होंगे या कोई प्रॉब्लम्स होंगी तो आप कमेंट बॉक्स में भी आप बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उसे सॉल्व करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। फिर हम अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू वेरी मच।